आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई का सीक्रेट फार्मूला, जिससे पैदावार काफी हद तक बढ़ने वाली है। यानी गेहूं बुआई के समय आप यदि इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो इससे बढ़िया जमा, बढ़िया अंकुरण होने वाला है और आपकी जो फसल है शुरू से ही हरी भरी और ज्यादा फुटाव वाली देखने के लिए मिलने वाली है। 30-35 दिन के आसपास जब फसल होगी तो बढ़िया उसमें फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करने वाले हैं कि गेहूं की सोइंग करते समय, बुआई करते समय कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, यह उपज और पैदावार बढ़ाने का एक सीक्रेट फार्मूला होता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सही समय और उचित वैरायटियों का चुनाव। यानी गेहूं बुआई का सही समय क्या है और कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, यह पहला पॉइंट है। देखिए, सही समय यानी गेहूं की बुआई से एक अच्छी पैदावार आप तभी निकाल सकते हैं यदि आप सही समय पर सोइंग करते हैं। परफेक्ट टाइम पर यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो अच्छी पैदावार मिलने वाली है। यानी सही समय गेहूं बुआई का 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच का जो समय रहता है सबसे अनुकूल माना जाता है। इस समय यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो पैदावार अच्छी मिलने वाली। आपको ही पता है कि जैसे आप गेहूं से लेट होते जाते हैं, गेहूं की बुआई में लेट होते जाते हैं, पैदावार घटती है, लास्ट में दाना पतला रह जाता है। तो गेहूं की बुआई सही समय पर करें और सही समय है मध्य नवंबर। अब देखिए, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनकी उपज काफी अच्छी और समय में आप बुआई कर रहे हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। जैसे HI 1650 पूसा ओजस्वी के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश पर खूब अच्छी पैदावार दे रही है, मध्यम अवधि पर गिरने की समस्या बहुत कम आती है। दूसरी किस्म है SD 3350, इसको भी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी, अच्छी पैदावार दे रही है, हाई रेजिस्टेंस बीमारियों के प्रति और उपज भी काफी बढ़िया है। आप 28 से 32 क्विंटल तक 3385 से पैदावार निकाल सकते हैं। DBW 327 वैरायटी भी खूब अच्छी वैरायटी है। पूसा तेजस PVW जो 826 वैरायटी आ रही, तो इनको आप टाइमली लगा सकते हैं, लेकिन आप लेट हो चुके हैं। तो लेट में कुछ ऐसी वैरायटी जिनको आप लगा सकते हैं, जैसे कि 7903 है, SD 2851 जैसी वैरायटी को आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने एरिया के हिसाब से, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, तो एरिया के हिसाब से बेस्ट उपयुक्त वैरायटी को लगाएंगे और सही समय पर लगाएंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। तो इसीलिए समय का विशेष ध्यान रखिए और जो वैरायटी आप लगा रहे हैं तो वैरायटी का चुनाव करते समय आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास भरपूर समय है, सिंचाई के साधन बहुत बढ़िया है और अच्छी उपजाऊ भूमि है, समय भी है और आप बढ़िया वैरायटी को लगा रहे हैं। कुछ ऐसी वैरायटी है जो 135 से 140 150 दिन में तैयार होती है, भरपूर समय है और आप टाइमली बुआई कर रहे हैं, तो ऐसी वैरायटी से भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। लेकिन इसके जस्ट उलट क्या है, आपके पास 2-3 पानी है, आपने 150 दिन वाली वैरायटी लगा ली, पैदावार घट जाएगी। तो इसीलिए आप वैरायटी जब भी लगा रहे हैं, आपके पास कितने पानी है उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करेंगे तो पैदावार काफी अच्छी मिलने वाली। कुछ ऐसी वैरायटी जैसे 3385 है, यह वैरायटी ज्यादा टाइम लेती है, 327 है। इसके अलावा और भी ऐसी किस्में हैं, जैसे 371 की बात कर लें तो इनको अंगेती या फिर समय में ही बुआई करना पड़ता है। पहली बात, कोई वैरायटी ज्यादा समय ले रही है तो उनकी लेट बुआई नहीं कर सकते हैं, समय में ही बुआई आपको करनी पड़ेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब वैरायटी का आप चुनाव कर रहे हैं। तो सही समय और दूसरी बात है कि आप वैरायटी का चुनाव सही तरीके से करना है। आप लेट हो रहा है तो लेट वैरायटी को लगाइए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है बीज उपचार और खेत की तैयारी। देखिए, बीज उपचार और खेत की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यही निर्धारित करता है कि जमाव कैसा होगा। खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। जैसे मक्का या फिर धान के अवशेष हैं तो उनको बढ़िया साफ सफाई आप करा लीजिए, अवशेष ज्यादा मिट्टी पर पड़े ना हो। और एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे आपके क्षेत्र पर धान की खेती खूब ज्यादा होती है, मक्के की खेती खूब ज्यादा होती है, तो पराली को गलाने का सबसे सही तरीका है कि जैसे ही धान की कटाई होती है बढ़िया तरीके से चक्री चलवा दीजिए, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार। और फिर उसके बाद 15 kg से लेकर के 20 kg हल्की सिंचाई करके यूरिया फेंक दीजिए। इससे जो पराली है जल्दी से कंपोस्ट हो जाती है, जल्दी से गलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ज्यादा अवशेष रहेंगे, ज्यादा मतलब आप वीडियो पर देख रहे हैं, ज्यादा अवशेष रहेंगे तो जमाव भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो बढ़िया खेत की तैयारी करना है पहली बात। और आप जब बुआई कर रहे हैं तो पलेवा करके ही बुआई करें, इससे जमाव अंकुरण अच्छा होता है। यानी हल्की सी नमी रहती तब बुआई करेंगे तो जमाव बहुत अच्छा होता है। या फिर आप सूखे खेत पर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो मिट्टी अच्छी भुरभुरी रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सूखे खेतों पर आप बुआई कर रहे हैं तो पहला पानी आपको तुरंत लगाना पड़ेगा। तो हल्की हल्की सिंचाई करें स्टार्टिंग पर, जब आप पानी दे रहे हैं पहला पानी, तो आप हल्की सिंचाई करें जिससे अच्छा जमाव आए। बीज उपचार और बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बीज उपचार खर्चा बिल्कुल ना के बराबर और इसके फायदे बहुत अच्छे होते हैं। क्या होते हैं कि अंकुरण जो है स्वस्थ जर्मिनेशन होता है, हरी भरी फसल रहती है, जड़ों में लगने वाले फंगस से प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी एक दवाई जैसे UPL की इलेक्ट्रॉन आती है, इंट्रीगा, सिजेंटा की वाइब्रेंस है, तो इनमें से कोई एक दवाई से, झेलुरस है, इनमें से कोई एक दवाई से बीजों को उपचार करें। 2 ml 2 से 2.5 ml 2 ml की दर से प्रति kg की दर से आप बीजों को उपचार करेंगे तो क्या फायदा होगा? अंकुरण बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ अंकुरण होगा और फसल लंबे समय तक हरी भरी रहने वाली है। और जड़ों में लगने वाले कीट और फंगस से भी बीज उपचार वाली जो दवाई आती है, यह सीड्स को, रूट को और फसल को ओवरऑल काफी प्रोटेक्ट करती है। तो इसीलिए बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए और यह बेस्ट रिजल्ट देने वाली दवाई होती है और पैदावार में भी बढ़ाने में काफी मदद करती है, खासकर फसल को हरी भरी रखने में और स्वस्थ और ज्यादा जर्मिनेशन को यह प्रमोट करती है। तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बीज दर, 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो 40 से 45 kg से ऊपर सीड्स की बुआई नहीं करना चाहिए।
इस बीज दर से आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव में फैलाव में पौधा बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा सघनता में बुआई ना करके आप 40-50 केजी 45 केजी 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। आप इस दर से बीजों की बुआई करते हैं तो बढ़िया फुटाव में, जब आगे चल के बात आती है कि हमारी गेहूं फुटाव नहीं ले रही है, हमारी गेहूं पर ज़्यादा टिल्लिंग की संख्या नहीं आ रही है, यही कारण है कि आपने 1 एकड़ में 80-90 केजी तक यदि बुआई कर दी है तो फिर हर एक खाद देने के बाद भी यह समस्या टलने वाली नहीं है। तो इसलिए 1 एकड़ में 40-45 केजी सीड्स पर्याप्त होता है। ज़्यादा सीड्स की आपको बुआई नहीं करना चाहिए। हाँ, आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो फिर 55 केजी तक प्रति एकड़ सीड्स डाल सकते हैं, अधिकतम 55 केजी, लेकिन बीज उपचार करें और इस दर से आप बुआई करेंगे तो आपकी फसल की काफी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तीसरा पॉइंट है दूरी यानी डिस्टेंस और पानी। गेहूं की फसल पर सही समय पर आप सिंचाई करते हैं और उचित डिस्टेंस पर बुआई करते हैं तो पैदावार बढ़ने का यह भी एक कारक होता है। तो कितनी दूरी पर हमको गेहूं की बुआई करनी चाहिए एक अच्छी उपज निकले? तो ना तो ज्यादा पास में गेहूं रहे और ना ज्यादा दूर में। 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गेहूं की बुआई करेंगे तो स्टार्टिंग पर देखने पर लगेगा जब अंकुरण होगा कि गेहूं दूर है, लेकिन 35-40 दिन के आसपास की जब फसल होगी तो आपको लगेगा एकदम हमने परफेक्ट डिस्टेंस पर गेहूं की बुआई की है। और इससे आगे चल के जब 42 स्टेज पर गेहूं की फसल आती है तो प्रॉपर हवा लगने से दाने प्रॉपर एनर्जी मिलती है और दाना भी बढ़िया साइज का होता है। तो 18 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपको बुआई गेहूं की करनी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई इरिगेशन, तो गेहूं की जो सिंचाई है आपके पास मान लो 3 सिंचाई है तो कब कब आपको पानी देना पड़ेगा? पहली सिंचाई CRI स्टेज में जब 21 से 25 दिन की फसल हो, दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन में, तीसरी सिंचाई लगभग 70 से 80 दिन के आसपास जब दानों में भराव हो रहा उस समय। यह कंडीशन उनके लिए थी जिनके पास केवल 3-4 पानी है, लेकिन आपके पास पानी पर्याप्त है, भरपूर आपके पास सिंचाई के साधन हैं। तो आप टाइम टू टाइम पहली सिंचाई CRI स्टेज में, दूसरी सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, 15-20 दिनों के अंतराल पर आपको भूमि के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। बहुत गहरी या फिर थोड़ा अधिक मात्रा पर भी सिंचाई ना करें, हल्की गेहूं की फसल पर सिंचाई करेंगे तो गेहूं की फसल की ग्रोथ भी काफी लाजवाब और शानदार देखने के लिए मिलती है। बाकी जब बालियों में दाने भर रहे हो उस समय पानी की कमी ना आए और CRI स्टेज में यानी जो 21 से 26 दिन के बीच में जो स्टेज आती है CRI स्टेज, उस समय भी पानी की कमती गेहूं की फसल पर नहीं रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है बेसल डोज, जो कि गेहूं बुआई के समय यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वैरायटी के अलावा तो बेसल डोज ही है प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्यों है? क्योंकि गेहूं की जो शुरुआत होती है एक अच्छी पैदावार की, वो शुरू होती है बेसल डोज से। यदि आप सही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तो आपको पैदावार अच्छी मिलने वाली, यानी पूर्ण पोषक तत्व जो आहार है, यानी गेहूं की बुआई के समय नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, इन तत्वों की आप पूर्ति करते हैं तो उपज काफी अच्छी मिलने वाली है। तो आपको गेहूं बुआई के समय एक अच्छी उपज निकालने के लिए कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो देखिए, DAP आपको लेना है 50 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 केजी के लगभग और पॉलीसल्फेट 25 केजी, यूरिया खाद भी आपको बुआई के समय प्रयोग करना है 20 केजी, एवं दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट या फिर कोई भी दानेदार कीटनाशक जिससे दीमक और भी लगने वाले जड़ में कीट इनकी समस्या ना आए तो 2-3 केजी, इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। एक और पॉइंट है बेसल डोज में, काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिट्टी की मृदा की pH वैल्यू 8-8.5 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ऐसी कंडीशन पर आप कोई भी खादों का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे और हो सकता है काफी खाद दवाइयों के रिजल्ट ना के बराबर मिले। तो मिट्टी के pH को बैलेंस करने के लिए या फिर कम करने के लिए आप जब खेती तैयारी कर रहे हो तो 50-60 केजी के आसपास आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सस्ते पर मिट्टी के pH को बैलेंस करता है जिप्सम। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप DAP खाद यूज कर रहे हैं तो DAP के साथ जिंक सल्फेट बिल्कुल भी मिलाए ना। काफी किसान ऐसे हैं बुआई के समय आप DAP भी दे रहे हैं, आप जिंक भी दे रहे हैं, तो DAP और जिंक सल्फेट को आप बेसल डोज के समय ना दें। तो क्या DAP और जिंक को नहीं मिलाया जा सकता? जी बिल्कुल मिलाया जा सकता है। DAP को जिंक से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन DAP को जिंक सल्फेट से दुश्मनी है। क्यों है? क्योंकि DAP का फॉस्फेट और जिंक सल्फेट का सल्फेट, इन दोनों को फॉस्फेट और सल्फेट मिलाने से रिएक्शन होता है। तो यदि आपको DAP के साथ जिंक मिलानी ही है तो जिंक सल्फेट को ना मिलाएं, जिंक ऑक्साइड को मिला सकते हैं, चिलेटेड जिंक को मिला सकते हैं, या फिर जो लिक्विड वाली जिंक आती है उनको आप मिला सकते हैं। DAP के साथ जिंक सल्फेट को ना मिलाएं। तो जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहली या फिर दूसरी खाद के साथ, लेकिन जिंक सल्फेट को DAP के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं। काफी किसान भाई मिक्स करके प्रयोग करते हैं, ना तो DAP के रिजल्ट आते हैं ना तो जिंक के रिजल्ट आते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है खरपतवार कंट्रोल, वीड कंट्रोल। तो खरपतवार कंट्रोल करने की शुरुआत हो जाती है बुआई के समय से ही, यानी प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड। गेहूं की आपने बुआई करी है और गेहूं का बस जमाव हो, बाकी खरपतवार निष्क्रिय हो जाएं और उगे ही ना, तो इसके लिए प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे किया जाता है, जैसे कि स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है BSF की, या फिर पेंडिमेथालिन के नाम से भी मार्केट में प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड आती है। यदि आप स्टाम्प एक्स्ट्रा का स्प्रे कर रहे हैं तो 600-750 ml 200 लीटर पानी घोलकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर पेंडिमेथालिन का स्प्रे कर रहे हैं तो 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। लेकिन कब? आपने मान लो बुआई करी है, बुआई के तुरंत बाद 1 दिन के अंदर अंदर 1-2 दिन के अंदर अंदर आप अंकुरण से पहले आप स्प्रे कर दीजिए। इससे काफी हद तक ऐसे खरपतवार हैं जिनका जवाब नहीं हो पाता है कि यदि आपने स्प्रे कर दी पेंडिमेथालिन और जो परत बन जाती मिट्टी के ऊपर, यदि वह टूट जाती है, आप सिंचाई कर रहे हैं, आप खेत में बार बार अंदर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर लेयर टूटने से खरपतवार का जमाव होने लगता है। तो गेहूं बुआई के समय इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो पैदावार में वृद्धि होने वाली है, आपका अंकुरण जर्मिनेशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा और नमी अच्छी होनी चाहिए। कैसी नमी अच्छी होनी चाहिए? आपने बुआई करी है, पलेवा किया है, तो हल्की फुल्की अच्छी नमी रहेगी तो जर्मिनेशन अच्छा होगा। आपने बुआई कर दी और बुआई के बाद फिर ज्यादा लेट भी आपको नहीं करना चाहिए सिंचाई, यानी सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं तो फिर तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। यदि गेहूं की फसल की बुआई करते समय इन 4-5 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो पैदावार यकीनन बढ़ने वाली है और स्वस्थ जर्मिनेशन अंकुरण होने वाला है।